विटामिन के अलावा जो है हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे खनिज है जिसकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं वृहद मात्रिक तत्व। ये धातु होते हैं, ध्यान रखना, धातुएं होती है, इसलिए तत्व इनको बोलेंगे। कुछ की कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, 0.1 ग्राम से भी कम मात्रा में ज़रूरत होती है पर डे, उसको बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अब ध्यान रखना, ये सोडियम, पोटेशियम, ये थोड़े ज़्यादा, कैल्शियम, इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी ये जो लोहा वगैरह है, लोहा, कॉपर वगैरह, ये इस कैटेगरी में आते हैं सूक्ष्म मात्रिक, यानी इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इनको ज़्यादा खा लोगे तो ये पॉइजन बन जाएंगे शरीर में। ध्यान रखना, आयरन भी ज़्यादा शरीर में खाना ज़रूरी, मतलब सही नहीं है। इसीलिए जो आयरन की गोलियां कई बार खाते हैं जिनमें खून की कमी होती है, आजकल स्कूलों में खिलाते हैं, तो उनको उल्टी भी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। उसका कारण ये है कि ज़्यादा मात्रा में शरीर में पॉइजनस फैलाते हैं। अब देखिए कौन सा तत्व कौन सा काम करता है। तो सबसे पहले अब 1 बाय 1 इसमें तत्व दे रखे हैं। कैल्शियम, आपको पता ही है कि हमारी हड्डियां, दांत, ये कैल्शियम से मिलके बने हुए होते हैं, कैल्शियम के यौगिक होते हैं। अकेला कैल्शियम ही नहीं होता है, कैल्शियम के ये यौगिक होते हैं। उसके अलावा देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैंने अभी जो बात बताई थी ना, रक्त का थक्का जमाने वाली, तो ध्यान रखना, उस रक्त के थक्के को जमाने में कैल्शियम का भी योगदान होता है। ये जो खून बहना रोकना है, इसमें भी कैल्शियम का वर्क करता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये आमतौर पे दिमाग में नहीं आती बात। कैल्शियम यहाँ भी वर्क करता है खून के थक्के को रोकने के लिए। अब इसकी कमी हो जाएगी, तो इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, और मांसपेशियों में भी इसकी ज़रूरत होती है, तो मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगी। समझ में आ गया ना, कि कड़ी हो जाएगी मांसपेशियाँ, मतलब जरू होना जिसको कहते हैं, उस तरह से ये कड़ी हो जाएगी। उसके अलावा इससे एक रोग हो जाता है, टिटेनी नाम का रोग। आप लोगों ने टिटेनी रोग जो होता है, उसमें इंसान ऐसे मुड़ने लग जाता है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ये एक सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, इसके बारे में हम आगे रोगों वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है सोडियम। तो मैंने बता दिया था आपको कि जो सोडियम है वो क्या करता है, हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ध्यान रखना, ब्लड में ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारे अंदर, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। अब ध्यान रखना, अगर सोडियम की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कई लोगों को ब्लड प्रेशर लो होने की बीमारी होती है, उसका कारण वो सोडियम की कमी हो जाती है। कईयों के ब्लड प्रेशर हाई होने की बीमारी होती है, तो वो सोडियम ज़्यादा हो जाता है इसलिए, या दूसरे शब्दों में क्या, सोडियम ज़्यादा हो जाता है और पोटेशियम कम हो जाता है, इस कारण। तो ये पोटेशियम और सोडियम एक दूसरे को दोनों क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। फिर अगला है फास्फोरस। तो फास्फोरस मैंने आपको बताया ना कि भाई कैल्शियम का यौगिक होती है हड्डियाँ, तो फास्फोरस भी हड्डियाँ बनाने में कैल्शियम और फास्फोरस का एक यौगिक होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। आम तौर पे ये हड्डियों में, और दूसरी भी चीज़ें होती है, तो ये, लेकिन ये कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों का प्रमुख अवयव है। तो ध्यान रखना, दांत और हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती है। तो हड्डियाँ खाली कैल्शियम ज़रूरी नहीं है हड्डियाँ बनाने के लिए, फास्फोरस भी ज़रूरी है, फास्फोरस भी होना चाहिए। फिर कल परसों हमने पढ़ा था
डीएनए आरएनए में, कि डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? फास्फोरस की ज़रूरत होती है। ये एक तत्व है जो डीएनए और आरएनए में यानी न्यूक्लिक एसिड में होता है। फिर इसके बाद में आगे लोहा, आयरन। आपको पता है कि हमारे खून के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये आयरन का एक यौगिक है। यानी जो खून की कमी होती है, जिसको हम कहते हैं कि खून की कमी हो गई किसी के अंदर, तो ये खून की कमी का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से है यहाँ। और हीमोग्लोबिन आयरन की वजह से, आयरन का एक यौगिक है, यानी उसमें आयरन की कमी हो जाती है, इस वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। खून में बहुत सारी चीज़ें होती है। आगे जब हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे भी खून में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनमें से किसी की कमी होती है तो ये खून की कमी किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी को। खून की जांच जिसको कहते हैं कि खून कम है या ज़्यादा है, इसके लिए जो खून जांच होती है उसमें एक्चुअली हीमोग्लोबिन की जांच करी जाती है। हीमोग्लोबिन को ही जांचा जाता है कि भाई इसमें हीमोग्लोबिन है वो कम है या ज़्यादा है। उसके बाद में कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के बारे में मैंने अभी हमने विटामिन में जो विटामिन B12 पढ़ा था, जिसका नाम था साइनोकोबालमिन, ये इसका रासायनिक नाम था B12 यानी साइनोकोबालमिन। तो ध्यान रखना ये विटामिन B12 है ना, विटामिन B है, यानी शरीर में कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा रखा जाएगा। तो ये साइनोकोबालमिन कोबाल्ट का ही एक यौगिक होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है खून बनाने के लिए। इसके बाद आयोडीन। आयोडीन की हम बात कर चुके थे कि आयोडीन क्या होता है। हमारे शरीर में गले में एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन शरीर की जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं, जिसमें भी एनर्जी खर्च होती है, उपापचय का मतलब जिसमें एनर्जी खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है या ऊर्जा बनती है, हर तरह की रिएक्शन को मेंटेन करता है। और इसका सबसे प्रमुख काम है हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखना। जो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है उसको ये मेंटेन रखता है। और पहले हमारी बात हो चुकी है कि भाई आयोडीन क्या होता है, ये हम उसमें पढ़ चुके हैं। वो धातु है, धातु वाला जो आपका टेस्ट है ना, उसमें इन सब पे बात हो चुकी है कि घेंगा नाम की बीमारी हो जाती है। गलगंड जो है, गला सूज जाता है, मोटा हो जाता है, वो बीमारी इस वजह से इसमें हो जाती है, आयोडीन की कमी से। इसी तरीके से ये जिंक और तांबा। अब यहाँ ये आप पढ़ लेना, कोई इसमें विशेष बात नहीं है जिंक तांबे में। अब एक आगे आता है एंटीऑक्सीडेंट। ध्यान रखना भाई, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती है, इस रासायनिक क्रियाओं से कुछ चीजें बनती है शरीर के अंदर, जिसको कहते हैं मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक जो होते हैं, इनको क्रिया करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ये शरीर के किसी न किसी हिस्से से क्रिया करते रहते हैं, जो मुक्त मूलक होते हैं वो। तो ध्यान रखना, इन मुक्त मूलकों को रोकना बहुत जरूरी होता है। तो मुक्त मूलकों को रोकने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ताकि ये शरीर में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके अपनी क्रिया वगैरह। इनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना, यानी ऑक्सीडेंट को क्या करने वाला, ख़त्म करने वाला, यानी उसके विपरीत क्रिया करने वाला, जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब अगर ये एंटीऑक्सीडेंट अगर आप नहीं यूज करोगे तो शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती है। व्यक्ति जो है वो समय से पहले उसकी उम्र ज़्यादा लगने लग जाती है, अगर इसकी कमी हो, एंटीऑक्सीडेंट्स उसके शरीर को नहीं मिल रहे हैं। और ये भी वैसे विटामिन होते हैं, उन्हीं से मिल जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो हैं वो क्या करते हैं,
इन एंटीऑक्सीडेंट को वैसे भी खाते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पे। फिर इसके बाद में इसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया गया। मैंने आपको बता दिया था कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो आमतौर पे वसा जो होते हैं उससे बनता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये ध्यान रखना हृदय रोग से संबंधित होता है। हार्ट जो होता है मोस्टली हार्ट जो है उसमें जम जाता है, तो उससे रिलेटेड। तो ये कई तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं शरीर के अंदर, जिसमें एक इसके टाइप दिए हुए हैं। एक LDL जिसको कहते हैं लो डेंसिटी लियोप्रोटीन, इसी तरह HDL। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी इसने हाई दे दिया। आप इनकी फुल फॉर्म ध्यान रख लेना बस, LDL की, HDL की और VLDL की। और ये VLDL जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ध्यान रखना। यही हृदय में जम के और क्या करता है, हार्ट अटैक का कारण बनता है। जितने भी ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं इसमें कुछ फ़ायदेमंद भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और अब ये इसमें पानी है, ये भी हमारी बात हो गई थी कि हमारे शरीर का 65% हिस्सा क्या है, बाहर का 65% हिस्सा पानी है। और पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीर की सारी अभिक्रियाएं किस में होती है, जलीय माध्यम में होती है। अब देखिए इसमें इस गाइड में तो ये नहीं दे रखा क्योंकि हम पाचन तंत्र बार बार खोल रहे हैं। ये पोषण से रिलेटेड इतना ही इसमें दिया हुआ है। अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पोषण जो है शब्द कि खाने पीने की हमने सब चीज़ों की बात कर ली, ये तो पोषण हो गया। तो एक बात और होती है कि आपने खा पी लिया तो सही, लेकिन शरीर में अगर उसका सही ढंग से पाचन नहीं हुआ तो खाने के बावजूद आपके शरीर में उसकी कमी हो जाएगी। तो ये हमारा पाचन तंत्र है, इसके बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी, हालांकि इस गाइड में तो नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो। अब देखिए पाचन तंत्र ये कहाँ से शुरू होता है, ये मुख से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। और कहाँ ख़त्म होता है, ये जो गुदा है इस गुदा पे जाके ख़त्म होता है। तो पाचन तंत्र क्या है, ये एक बहुत लंबी नली है जो मुंह से शुरू होके और गुदा जो है उस गुदा तक जाती है, ये पाचन तंत्र है। अब पाचन तंत्र के ये कुछ पार्ट हैं। सबसे पहला मुख है, मुख में मुख गुहा है यानी कि अंदर का हिस्सा, मुंह के अंदर का हिस्सा। अब मुंह के अंदर इस पाचन से रिलेटेड क्या चीज़ें होती है, एक तो दांत होते हैं जो चबाते हैं, एक जीभ होती है, जीभ क्या करती है, स्वाद का अनुभव करती है। इसके अलावा यहाँ 3 तरह की लार ग्रंथियाँ होती है। ये जीभ के आसपास ये ग्रंथियाँ होती है जिससे लार का स्त्रावण होता है, ठीक है ना। जिसमें मैंने पहले भी बताया था एक एंजाइम होता है टाइलिन लार के अंदर, जो क्या करता है, इस स्टार्च को शर्करा में बदलता है, जिससे अगर आप रोटी का टुकड़ा क्या करते जाओ, चबाते जाओ तो कुछ समय बाद वो मीठा लगने लग जाता है, वो इसके कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ चबाने के बाद ये लार वगैरह इसमें मिल जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये जो नली है, ये नली जो है यहाँ पर ये जो नाक का दरवाज़ा है ये वाला और मुंह का दरवाज़ा ये एक ही जगह खुलता है। और इसमें से एक नली तो फेफड़ों में चली जाती है और एक नली अमाशय में चली जाती है। लेकिन ध्यान रखना है, एक हमारे शरीर का इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो ये जो सांस नली है इस पर ढक्कन लग जाता है ऑटोमेटिकली, और खाना है वो फेफड़ों में नहीं जाता, खाना या पानी कभी कभी चला भी जाता है, कोई सही ढंग से अगर नहीं खाया पिया जाता उस समय ये चला भी जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का एक ही दरवाज़ा होता है। इसके अलावा ये जो ग्रसिका है, ये वाली ये नली जो अमाशय में जा रही है सीधी, ध्यान रखना ये नली एक तो देखिए ऐसे पाइप की तरह नली हो सकती है, और एक इस नली में इस प्रकार से ऐसे गांठें होती है,
इस तरह से। इसका क्या कारण है? आप ये देखिए, ये जो अल्लाह की कुदरत है कि अगर ये बिल्कुल चप्पे होते, आपने पाइप देखा होगा वो पिचक जाता है। तो जब इस नली में कुछ नहीं होगा, हवा या पानी, खाना पानी तो चलो हम हर समय नहीं करते, तो उस समय इसके चिपकने का खतरा रहता अगर ये बिल्कुल सपाट होती तो इस कारण इसमें ये छल्लेदार होती है नली। ऐसे इसमें ये गांठें होती है, इन ये गांठें इसको आपस में चिपकने नहीं देती। आप पाइपों में भी देखना, जिन पाइपों के चिपकने का खतरा होता है उसमें इस तरह से गांठें, छल्ले दिए हुए होते हैं, जो ये छल्ले उसको चिपकने नहीं देते थोड़े थोड़े गैप पे, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है। अब देखिए खाना है, वो आपने खाया, चबा लिया, लार मिल गई, अब वो सीधा यहाँ आ गया, अमाशय में आ गया। अमाशय के अंदर खाना पचाने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए, ये भी बात हो चुकी है। तो इसमें जठर रस होता है। ये जठर रस के मतलब यहाँ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी pH लगभग 2.2 होती है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, ये इसके चारों तरफ ये एसिड है, तेजाब है, खतरनाक वाला तेजाब जो जला देता है। तो इस अमाशय के चारों तरफ ऐसे झिल्ली होती है जो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ये तेजाब इसको नहीं नुकसान पहुंचा पाए, ऐसी सिक्योरिटी होती है अमाशय की भी। तो ये अम्लीय माध्यम में यहाँ भोजन का पाचन होता है। खाना जो है, जैसे इसमें पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड से पहले पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड से फिर बनते हैं प्रोटीन। तो ये पहले उसमें बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। यानी यहाँ काफ़ी कुछ पाचन का काम हो जाता है। पाचन का काम होने के बाद में ये देखिए, ये खाना अब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, तो ये वाली जो आंत जो नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये बीच में जो ये क्षुदांत्र, यानी इसको सरल भाषा में बोलें तो छोटी आंत। तो ये छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में जाता है। अब छोटे आंत में जो खाना पचेगा वो क्षारीय माध्यम में पचेगा। इसलिए यहाँ देखिए, ये एक ग्रंथि है, ये ग्रंथि जिसको कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, अग्नाशय ग्रंथि में तो एंजाइम निकलते हैं, सॉरी, इसके साथ ये जो ग्रंथि है, मैं पहले इसके बारे में बता, पित्ताशय, जिसको पित्त की थैली कहते हैं, ठीक है ना। ये पित्त की थैली जो है, इससे एक रस निकल के यहाँ खाने के अंदर मिलता है, जिसको पित्त रस बोलते हैं, बॉयल जूस। ये बॉयल जूस जो होता है ये क्षारीय होता है। तो भोजन जो अम्लीय हो गया था ना अमाशय में जाके, अब यहाँ आके क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। फिर क्षारीय होने के बाद में छोटे आंत में इसका पाचन होने के बाद, ये देखिए जो बड़ी सी नली नज़र आ रही है, ये क्या है? बृहद आंत, जिसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। यहाँ पे जाता है। अब जो भी पाचन इसका शेष रह गया वो पाचन अब यहाँ पे हो जाएगा, बड़ी आंत में। और इसके बावजूद भी अगर किसी खाने का पाचन नहीं हो पाया तो वो खाना, यानी जो पच गया, वो तो इस बड़ी आंत में से अवशोषित हो जाएगा खाना, और अब जो बाकी रह गया वो गुदा में, मलाशय में चला जाएगा। एक और संरचना होती है ये वाली, जो मलाशय होता है, इसमें अपचित भोजन जो है वो चला जाता है, जिसको कि गुदा द्वारा मल त्याग के रूप में क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो मैंने बताई थी ना, वो अपेंडिक्स, ये देखो ये वाली,
ये इस बड़ी आंत के यहाँ पे अपेंडिक्स जो है वो रहती है, खाना पचाने वाली सबसे अंत भाग में, ठीक है ना। आम तौर पे ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उसके इनएक्टिव रहती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें हमारी तरह होती है। अब देखिए ये जो है ना, सारा खाना पचने के बाद में फिर ये यहाँ आके और ये सेल्यूलोज को पचा पाती है। इस वजह से ये जो खरगोश वगैरह होते हैं ना, और भी कुछ जीव होते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि उनका खाना यहाँ आके पचता है, क्योंकि ये बड़ी आंत जो है इसके अंदर यहाँ आके पचता है, लेकिन फिर वो आगे यहाँ उनमें किसी वजह से अवशोषण नहीं हो पाता, तो फिर वो अपना जो मल है, वो मल जो है वो खाते हैं, उनको खाना पड़ता है। पहले वो खा लेंगे, फिर खाने के बाद में वो पचा हुआ खाना है वो इनका सिस्टम इस तरह से होता है कि उनके गुदा में चला जाता है, मलाशय में चला जाता है, तो फिर वो टॉयलेट, फिर उसको बाहर निकालते हैं। अब वो मतलब वो अपचित भोजन नहीं होता उनका, पचा, फिर उसको दोबारा खाते हैं, फिर जाके उसके अंदर क्या होता है, अवशोषित होता है। तो कुछ में ये यहाँ सबसे लास्ट में होने के कारण ये इसका डिफ़ॉल्ट भी है कि कुछ जानवरों को अपना मल खाना पड़ता है, इसकी वजह से, जो शाकाहारी होते हैं बिल्कुल उनके लिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपके ये इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये एक साइड में ये कितनी बड़ी ग्रंथि आपको नज़र आ रही है, जिसको क्या कहते हैं, यकृत। ध्यान रखना, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको लीवर भी कहते हैं। जो लीवर जो होता है, एक्चुअल में वो लीवर जो है वो ये होता है। अब ये यकृत क्या काम करता है, मैंने आपको बताया था, खाना पच गया, उससे ग्लूकोज बन गया। अब उस ग्लूकोज से ग्लूकोज जाके किस रूप में इकट्ठा होता है हमारे शरीर में, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का संचय करता है ये जो लीवर होता है, ये इसका एक प्रमुख काम है कि जो लीवर है ये ग्लाइकोजन जो है, इस ग्लाइकोजन का, इसके अलावा जितने भी ये अवशोषण होता है ना, भोजन का जो अवशोषण होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ये इसका अवशोषण करता है। मेन बात आपको यही ध्यान रखनी है कि ये शरीर के सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र के बारे में थोड़ी बहुत बात थी, वो हो गई। बाकी ये दक्ष वाली गाइड पढ़ी है, आप इससे पढ़ लेना, ताकि आज ये क्या है कि पाचन तंत्र अपने कंप्लीट हो गया। वो कितने दिन तक वो